नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने वर्क पावर एनर्जी के रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट या थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल पोर्शन था, वो सब फिनिश कर लिया था। आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। इसको आने वाले 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। अगर आप इतना पूरा कर लोगे जितना मैं आपको करा रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं एग्जाम में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा। तो आज का लेक्चर एकदम बेसिक्स रहने वाला है सर्कुलर मोशन का, जो फाउंडेशन होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर आए हैं तो पेशेंस के साथ 35 से 40 मिनट देखिएगा। सारा एकदम जो बेसिक्स है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद स्टार्टिंग के अगर 2-3 लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया, फिर क्वेश्चन कैसा भी बनाए सारा यही बेसिक ही यूज होता है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर चालू करते हैं। अब देखो, जैसा कि नाम है चैप्टर का सर्कुलर मोशन, सबसे पहले समझते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखो, आप सभी लोग मेले में गए होंगे कभी ना कभी, और मेले में एक झूला लगता है, ऐसा ही होता है ना। और झूला यहाँ देखो, एक जो बेयरिंग लगी रहती है, इसके फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग अलग इसके देखो रिंग ले जाके यहाँ बैठने की जगह बने हैं सारा। अगर आप केवल जहां मैं ये देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को फोकस करो। अगर यहाँ से कोई बंदा बैठ के देखे, अगर एक समय पर टी इक्वल टू कुछ टाइम पे 1 सेकेंड पे ये झूला घूम रहा है, ये पार्टिकल यहाँ है, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे कुछ टाइम बाद इधर आ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही कुछ टाइम बाद इसका हर पार्ट चेंज होता रहेगा। तो एक पॉइंट के अराउंड में सारे मोशन हो रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल है, जैसे आप सभी लोग एक रस्सी में कभी पत्थर या कुछ बांध के ऐसे नहीं घुमाते चारों तरफ, और वो एक सर्किल में घूमने लगता है, तो वो भी आपका एक सर्कुलर मोशन ही कर रहा होता है। तो उसमें क्या-क्या होता है, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, और किस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई या नीट में पूछे जाते हैं, वो सब हम आने वाले लेक्चर में उसी के बारे में एक-एक करके सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इसका डेफिनेशन रीड करते हैं कि सर्कुलर मोशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, जो हमने अभी देखा। व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी follow a circular path around a fixed point, it is known as circular motion। देखो, ये कह रहा है किसी एक पॉइंट के अराउंड में, ठीक है। एक कोई एक बॉडी है, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देखो, ये किसी भी पॉइंट पे आप देखो, ए पे देखो, ए इसका डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ से यहाँ भी आर है। बी बी पॉइंट पे देखो, यहाँ भी आर है। सी पॉइंट पे देखो, यहाँ भी इसका डिस्टेंस आर है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं क्या, ओ। तो वही ये कह रहा है कि अगर एक फिक्स पॉइंट के अराउंड में कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, अगर वो जहां से चला वहां पे आ जाए, तो भी एक तरह से आपका उसी को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब देखो, अभी ये आगे हम समझेंगे, जरूरी नहीं है कि सर्किल ही हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई है उसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ। अभी इसके बारे में जब प्रूफ और ये सब करेंगे, वहां आप समझ जाओगे। देखो, कोई भी पार्टिकल हो, अगर उसका एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। चलिए आगे समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। आपको समझ में आया कि नहीं? पहला पॉइंट कुछ नहीं है, एक कॉमन पॉइंट के अराउंड में अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और ये फिक्स पॉइंट है, देखो कुछ टाइम पे यहाँ आया, कुछ टाइम पे बी पे गया। यहाँ पे लिख देता हूँ, टी इक्वल टू टी1 पे है, टी इक्वल टू टी2 पे है, टी इक्वल टू टी3 पे है, और टी इक्वल टू टी4 पे है। इसके बाद फिर से मोशन करते हुए टी इक्वल टू टी5 पे वापस आ गया। तो देखो, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे मोशन किया है इस एक सर्कल के अराउंड में, इसी को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो चलो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझते हैं। देखो, जो हमने काइनेमेटिक्स में सारा लीनियर में स्टडी किया था, यहाँ वही सारा पार्ट आपका हम किसमें रीड करने वाले हैं, एंगुलर के रिस्पेक्ट में। इसलिए आप काइनेमेटिक्स के लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा,
तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर इसको समझेंगे। Uniform circular motion is a particular kind of circular motion where the motion of the body follow a circular path at a constant uniform speed। आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी काइनेमेटिक्स में देखा था ना कि यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है। तो यहाँ देखो आपको मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये मान लीजिए एक सर्कल है जिसके अराउंड में आपका एक पार्टिकल है। अगर ये भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे लो, ये फिक्स पॉइंट के अराउंड में घूम रहा है, यहाँ पे लो, इधर भी आपका भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इधर भी भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से देखो मोशन कर रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अगला पॉइंट है द बॉडी हैज ए फिक्स सेंट्रल पोजीशन। देखो जो ये ओ है, ये इसका एक फिक्स सेंट्रल पोजीशन है एंड सो रिमेन्स एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट एट एनी नोन पॉइंट। आप किसी भी पॉइंट पे देखो, यहाँ से चाहे ए पे देखो, चाहे यहाँ बी पे देखो, चाहे आप सी पे देखो, सबका डिस्टेंस बराबर है। अगर इस सर्किल की रेडियस आर मान लें तो देखो ये किसी भी अगर पॉइंट से सर्किल के सरकमफ्रेंस पे लाइन डालोगे, उसका क्या शो करता है, रेडियस शो करता है। चाहे जिस पॉइंट पे डालो कांस्टेंट आने वाली है, वही इस पॉइंट में कह रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलर मोशन होता क्या है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। चलिए अब कुछ इसके बारे में नोट्स हैं उसको हम समझते हैं। अब देखो सर्कुलर मोशन के बारे में नहीं होता कि सर्कुलर मीन्स नॉट ओनली सर्कल। ऐसा नहीं है कि केवल एक सर्कल में मोशन करेगा तभी हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। देखो बहुत टीचर लोग एक गलत बताते हैं कि सर्कल हमेशा बोलते हैं, लेकिन सर्कल ही नहीं होता, कोई भी मोशन होगा। इसको अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जो आपका थीटा है वो चेंज होना चाहिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। फिर अगला है एवरीथिंग फॉर ऑब्जर्वर व्हाट मूव्स। आपने रेफरेंस पॉइंट का अगर लेक्चर अटेंड किया होगा, वहाँ पे मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की है। ऑब्जर्वर क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम पे इफेक्ट कैसे कैसे आता है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ कि सर्कुलर मोशन मतलब नॉट ओनली सर्कल। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक आदमी है, ठीक, इनको नाम दे देते हैं ए। कुछ स्पीड से भी वेलोसिटी से जा रहे हैं। यहाँ से एक फिक्स पॉइंट है। क्या फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट का नाम एक्स दे देते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठ के इसको देख रहा है, ऑब्जर्वर को नाम दे देते हैं सी। ये यहाँ से बैठ के पहले ए को देख रहे थे और सेम टाइम पे एक बंदा यहाँ है, देखो एक आदमी यहाँ पे है, इसको नाम दे देते हैं बी। ए भी से जा रहा है, यू स्पीड से जा रहा है और ये रेस्ट में है, ठीक। यहाँ से बैठ के देख रहा है, यहाँ से देखना चालू किया t इक्वल टू 0 पे, यहाँ भी t इक्वल टू 0 है, यहाँ भी t इक्वल टू 0 है। कुछ टाइम जब बीता, आप देखो कुछ टाइम बीते गए, अगर सर्कुलर सॉरी स्ट्रेट लाइन है, कुछ टाइम बाद अगर 10 मिनट बाद हम देखें तो मान लेते हैं जो आपका ए था, ठीक, वो यहाँ पे आके पहुंच गया और बी जो था वो आके यहाँ पे पहुंच गया। ए है बी और ए है ए। अब ऑब्जर्वर को कितना चेंज हुआ है, ये रहा इसका इनिशियल, ठीक, ए का इनिशियल पॉइंट और ये है बी का इनिशियल। शुरू में ये लोग यहाँ थे, कुछ टाइम बाद ये लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं फाइनल पॉइंट। अब ऑब्जर्वर जब यहाँ से देखेगा तो इसको कैसा दिखेगा, यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डालता हूँ इसको। अगर ये यहाँ से बैठ के देख रहा है फिक्स पॉइंट से, इसको यहाँ से दिखेगा कुछ, और अगर बी को देखेगा यहाँ से बैठ के, कुछ यहाँ दिखेगा कि नहीं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको समझिएगा। मान लेते हैं जो ए है, ए आपका नॉर्मल से जहां ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वहां से थीटा एंगल बना रहा है, और दूसरा है जो कितना एंगल बना रहा है, यहां से ए बना रहा है फाई। अब आप ध्यान से देखो टाइम के रेस्पेक्ट में एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं। कुछ टाइम पे यहाँ था, कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया, आपके आंखों का पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं।
आप देखो, अगर किसी आदमी को देख रहे हो धीरे 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 सर्कुलर रोड पे टर्न देता है तो आपकी आंखें ऐसे घूमने लगती हैं कि नहीं, थीटा एंगल पे। अभी इसका हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप जस्ट यहाँ एक बहुत ही मिस कॉन्सेप्ट रहता है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन मीन्स ओनली सर्कल, बट वो फिक्स नहीं रहता सर्कल। आपका थीटा अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसको भी हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। देखो, जैसे-जैसे यहाँ टाइम बदल रहा है, थीटा चेंज हो रहा है कि नहीं, कुछ टाइम बाद थीटा अगर ये यहाँ पे पहुँचेगा, थीटा की वैल्यू फिर से बदल जाएगी, फाई की वैल्यू फिर से बदल जाएगी। तो हम स्टैंडर्ड डेफिनिशन यहाँ पे क्या रख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आपका ये थीटा एंगल जो है चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ऐसा नहीं कि सर्कल में हो तभी बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत लोग नहीं सिखाते हैं और लोगों को मिसकॉन्सेप्ट रहता है, स्टूडेंट लोग इसको समझ नहीं पाता, इसलिए मैंने इसको इतने डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब काइनेमेटिक्स के कुछ टर्म है, जैसे हम लोगों ने वहाँ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी नहीं रीड किया था काइनेमेटिक्स में। ऐसे ही सर्कुलर मोशन में भी अलग-अलग टर्म है, बस यहाँ एंगल के रिस्पेक्ट में आएगा। एंगल आपका जो थीटा चेंज होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो उसी को डिस्कस करते हैं। अब देखो क्या करते हैं, मान लेते हैं एक सर्कल है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा एकदम। इधर है एक्स और ऊपर मान लेते हैं क्या है, वाई, ठीक। और एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। अब देखो क्या होता है कि एक समय पे t इक्वल टू 0 पर हम एक पार्टिकल ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पे। और जो आपका ओरिजिन है इसको नाम दे देते हैं पार्टिकल को p। यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा। कुछ समय बाद, डेल्टा टी टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया। इसको मैं कलर से चेंज कर देता हूँ। देखो पार्टिकल यहाँ पे आया है, केवल कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखे। पार्टिकल आपका कहाँ पहुंच जाता है, इसको नाम दे देते हैं पी डैक्स, ठीक। और इनका दूरी क्या है, आर है। और जो इस थीटा से स्मॉल चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, नाम दे देते हैं एकदम छोटू सा चेंज, डेल्टा थीटा। समझ में आया कि नहीं? एक पार्टिकल था जो पी पोजीशन पे इनिशियल में था, एक डेल्टा मतलब एकदम स्मॉल टाइम बाद इसमें एकदम छोटा सा एंगल चेंज हो गया है। ये आपको समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बारे में क्या हो रहा है यहाँ मैं लिख देता हूँ। सपोज अ पार्टिकल पी एट अ गिवन इंस्टेंट, यहाँ लिख देता हूँ सपोज पार्टिकल, क्योंकि बहुत लोग नोट्स बना रहे होंगे, उन्हें देखो नोट्स यार अपने लैंग्वेज में बनाइएगा। पार्टिकल पी एट अ गिवन इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट टाइम पे बोल दिया गया है, गिवन इंस्टेंट, ठीक। फिर क्या करना है आपको, गिवन इंस्टेंट में बी डिस्क्राइब्ड बाय, इसको आप कैसे लिखोगे कि जो आपका ए ओ पी लाइन है, डिस्क्राइब्ड बाय द एंगल थीटा, बाय द एंगल थीटा। एंगल किसके किसके बीच है, ओपी और किसके बीच है, ओ एक्स। एंगल थीटा बिटवीन ओपी एंड ओ एक्स। ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक है लेक्चर। अगर आप वीडियो देख रहे हो अच्छे से समझिए, ये सब क्लियर हो गया ना, आगे आप कोई भी क्वेश्चन कैसा भी बनाएगा आप कर लोगे। और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा को हम बोल रहे हैं ये है एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल का फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितना पोजीशन है, मतलब कितना एंगल, उसको दिखाने के लिए एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो, केवल अभी नॉमेनक्लेचर हम लिख रहे हैं। अब क्या होता है कि मान लेते हैं जो आपका पार्टिकल P था, पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्कल, इट्स एंगुलर पोजीशन थीटा चेंजेस। अगर आपका पार्टिकल, यहाँ देता हूँ पार्टिकल मूव्स सर्कल, जब आपका पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्कल, अगर सर्कल पर मूव करना चालू किया तो क्या होगा इसका,
इसका जो एंगुलर पोजीशन थीटा है, एंगुलर पोजीशन थीटा, एंगुलर पोजीशन थीटा चेंजेस। देखो यार, अब यहाँ पे थीटा रहा, पी डेक्स पे पहुंचा, एंगल बदला कि नहीं, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुंचेगा, फिर से एंगल बदलेगा, फिर से यहाँ, तो कंटिन्यू इसका एंगल बदलता रहेगा जैसे जैसे टाइम बदलेगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब मान लेते हैं, चलो लेट, ध्यान से देखिएगा इसको, लेट पॉइंट रोटेट्स, मान लेते हैं जो आपका पॉइंट है, लेट पॉइंट रोटेट्स एन एंगल, कितना एंगल माना है हम, एन एंगल डेल्टा थीटा, और कितने टाइम में रोटेट किया है, इन टाइम डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं? जो हमने आपको समझाया था उसी को वर्ड के फॉर्म में सारा लिख दिया है। अब चलो, ये अपना इनिशियल पोजीशन है। अब देखो, अगर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलेंगे, फिर कुछ होगा कि जिसको कितना असलरेशन से गया, जितना हम वहां डिस्कस करते थे, इनस्टेनियस असलरेशन कितना हुआ, वो सब का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो, सबसे पहला टर्म हम क्या निकालते हैं? सबसे पहला टर्म आइडेंटिफाई करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, और इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? वहां पे लीनियर था ना, यहाँ एंगुलर है। देखो, एक एंगल के रेस्पेक्ट में एंगल बदलते जा रहा है ना, इसलिए नाम एंगुलर रखा है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। अब इसका क्या डेफिनेशन है उसको लिख देते हैं। रेट, जो हमने तभी सर्कुलर मोशन में नहीं दिखाया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, rate of change of angular position is known as the angular velocity ओमेगा। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, थीटा आपका क्या है, एंगुलर पोजीशन है, समझ में आया ना? चलो, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखो, जब डेल्टा टी एकदम स्मॉल टाइम के लिए जा रहा है, तो हमारा क्या टर्म आता है, लिमिट, लिमिट, लिमिट एकदम तात्क्षणिक हो नहीं रहा है, जस्ट होने वाला है। अगर आपने कैलकुलस में लिमिट का चैप्टर देखा होगा तो सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा। लिमिट डेट, जब आपका टाइम जीरो की तरफ जाने रहा है, तो आपका ये देखो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी आ रहा है, और इसको हम क्या लिखेंगे, इतना छोटा है कि डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे। और इसी को जो हम ओमेगा आपका होता है, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। देखो, चेंज इन एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे वहां हम नहीं बोलते थे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, उसको क्या बोलते थे, वेलोसिटी। ऐसे यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपका थीटा है। तो अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट लिखते हैं, यूनिट थीटा क्या है, थीटा तो आपका यूनिट लेस है ना, थीटा यूनिट लेस है। और आपका जो टाइम है, टाइम की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट सेकेंड है, ठीक। तो इसका ओमेगा का आपका जो यूनिट निकल के आएगा, अरे सॉरी, थीटा का, अरे ये डायमेंशन लेस है, सॉरी, यहाँ मैंने गलती से कर दिया यूनिट लेस। थीटा हम किस में मेजर करते हैं, हाँ, एक तो डिग्री में होता है, एक रेडियन में होता है, बट यहाँ मैथमेटिकल में मल्टीप्लाई करना है तो थीटा किस में मेजर करेंगे हमेशा, अगर आपका डिग्री में दिया हो तो उसे रेडियन में कन्वर्ट कर देना। और रेडियन में कैसे करते हैं, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया ना? यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ आपको, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। यहाँ से जिसमें भी बोले आप ऐसे कन्वर्ट कर देना, कभी कभी आपको डिग्री में दिया रहेगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना। तो ओमेगा की क्या निकल के आएगी यूनिट, रेडियन पर सेकेंड, ये निकल के आया इसका यूनिट। और डायमेंशंस क्या निकल के आएगा, ओमेगा तो आपका क्या है, थीटा जो है वो डायमेंशन लेस है, तो केवल क्या बचेगा, टाइम। तो 1/t मतलब ऊपर जाएगा t के पावर -1। ये आपका निकल के आ गया इसकी यूनिट एंड डायमेंशंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप बोलिए। चलिए, अगला टॉपिक शुरू करते हैं, रेशन देखते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करेंगे, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, रेट
ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, देखो आज पहला लेक्चर है, एकदम बेसिक सा है, इसको अच्छे से समझ लेना, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे, अपना एंगुलर वेलोसिटी क्या था, ओमेगा, उसमें जो चेंज हो रहा है मतलब डी ओमेगा, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको बोलेंगे आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसे पोजीशन के रेस्पेक्ट में लिखना हो तो थीटा का क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी टू। ये समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट देखो यहाँ थीटा का तो होगा रेडियन, और नीचे क्या है, टाइम का स्क्वायर है मतलब सेकेंड स्क्वायर, तो जो इसकी यूनिट निकल के आई है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का डायमेंशंस क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। थीटा क्या है आपका, यूनिट लेस है, तो 1/t²। जब इसको हम टी स्क्वायर को ऊपर लेके आएंगे तो टी के पावर -2a इसका डायमेंशन होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है इसका और एंगुलर वेलोसिटी क्या है। अभी देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, रेडियल और टेंजेंशियल, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी केवल आप इतना समझ लीजिए। चलिए अब इसके कुछ बेसिक टर्म है उसके बारे में देखते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करते हैं, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, जैसे वहां हमने काइनेमेटिक्स का लीनियर मोशन का इक्वेशन नहीं किया था कि क्या कैसे चेंज हो रहा है। अब मान लेते हैं, देखो ध्यान से देखिएगा, एक आपका पार्टिकल है, ठीक, एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग मोशन कर रहा है, यहां से एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 है और ओमेगा इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा नॉट है इस पोजीशन पे। कुछ टाइम बाद आपका पार्टिकल पोजीशन बी पे आ जाता है और अब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा हो जाता है और टाइम यहाँ टी इक्वल टू टी हो जाता है। अब कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ चल के आया है, ए से बी के तरफ, ए से बी की जो डिस्टेंस चल के आया है, देखो एंगल में जो चेंज हुआ है जितना वो थीटा हुआ है, वही डिस्प्लेसमेंट तय किया है ना थीटा। तो इसका हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो चलो मान लेते हैं यहाँ इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यहाँ देखो सारा आपका जो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, इफ अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट, ये बदलना नहीं चाहिए, पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट रहना चाहिए। जो आपका ओमेगा नॉट है यहाँ पे लिख देता हूँ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0, एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0। जब t इक्वल टू 0 पे है तो ओमेगा इक्वल टू क्या है, ओमेगा नॉट है, जैसे वहां इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती थी सेम केस यहाँ पे है। ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t, एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t, किसी भी टाइम पे आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही मानो ये पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे। अगला टर्म है आपका थीटा, थीटा इज द एंगुलर पोजीशन, देखो सबका नाम आपको पता होना चाहिए तभी निकाल पाओगे। एंगुलर पोजीशन एट टाइम टी, जिस टाइम पे हम डिस्कस कर रहे हैं उस समय पे एंगल कितना है उसको मेजर करना है एंगुलर पोजीशन, और टी क्या है आपका, टाइम है। तो चलो इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, तीनों को लिख देते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा, थीटा इक्वल टू आपका ओमेगा नॉट टी, वहां जैसे यू टी था ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टाइम टी स्क्वायर, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगला क्या हमको निकालना है, इनिशियल मानो किसी भी टाइम पे कितना एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो ओमेगा नॉट प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इक्वेशन नंबर 2। अगला क्या बचा है आपका, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका, 2 अल्फा थीटा। अगर आपको याद करना हो ना, जो वहां पे भी था
v आपका ओमेगा हो गया है और जो आपका u था वो आपका ओमेगा नॉट हो गया है और एक्सेलरेशन आपका अल्फा हो गया है। उसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आप कभी भूल जाते हो तो एक ट्रिक है इसको याद करने का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बारे में जितना बेसिक टर्म था वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब बचा है रेडियल, उसको हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो सीखा उस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इस पे पूछ लिए जाते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया है थीटा इक्वल टू 2t² प्लस 3t प्लस 1। ठीक, एक इक्वेशन दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज ओमेगा एवरेज। देखो ये एवरेज एंड और क्या बताना है ओमेगा, और किस टाइम पे बताना है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको बताना है। एक तो ओमेगा एवरेज बताना है और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए ना, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा और एंगुलर वेलोसिटी। तो चलिए एक एक करके इसको हम निकालते हैं सॉल्यूशंस। सबसे पहले अगर हमें एवरेज क्या होता है, देखो ओमेगा इक्वल टू आपका क्या होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। यही होगा ना चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चलिए हम इसका एंगुलर पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है उसको निकालते हैं। थीटा टी इक्वल टू 0 पे कितना आया, यहाँ टी इक्वल टू 0 पुट करो तो कितना निकल के आएगा 1। और थीटा टी इक्वल टू 2 पे कितना निकल के आया है 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 14 प्लस 1 15। इस इक्वेशन में टी इक्वल टू 2 पुट किया है यहाँ पे। समझ गए। अब अगर हमें किसी का एवरेज निकालना है ओमेगा एवरेज, तो ये क्या होगा आपका फाइनल माइनस टोटल, जो इसके बीच का गैप है कितना है 15। एवरेज वेलोसिटी जैसे हम वहां निकालते थे 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, तो निकल के आएगा 14/2, निकल के आएगा 7 रेडियन पर सेकेंड। इसकी एवरेज वेलोसिटी हुई। अगला टर्म आपसे क्या पूछा है ओमेगा बताना है, तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। और थीटा का इक्वेशन क्या आपको दिया है डी डी टी। देखो मैंने इसलिए आपको फोर्स कर रहा हूँ कि मैथमेटिकल टूल का जो टॉपिक है उसको एक बार देख लीजिए। अब देखो फिर से यहाँ डिफरेंशिएशन करना है। अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। इसलिए मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप एक बार जाके उसको देख लीजिए मैथमेटिकल टूल का। तो ये 2 कांस्टेंट है टी स्क्वायर का, तो 2 इंटू टी की पावर 2 में से एक गए, एक बचेगा, प्लस 3 इंटू 1 और टी के पावर 1 में से 1 गए 0। ठीक, और प्लस 0 आ जाएगा तो ओमेगा इक्वल टू निकल के आएगा 4t प्लस 3। ठीक, अब हमें ओमेगा कितने पे चाहिए, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा है, तो t की वैल्यू 2 पुट करो प्लस 3 निकल के आएगा 4 दूना 8 3 11 रेडियन पर सेकेंड। देखो मेरा एक क्वेश्चन लेने का यही मोटो था कि आपको एवरेज, जैसे वहां पे हम एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी नहीं निकालते थे, सेम यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा है आपका एंगुलर वेलोसिटी। ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखो एवरेज लिया है, एवरेज इन दोनों के बीच में कितना आपके थीटा ने डिस्प्लेसमेंट किया, तो शुरू में 1 था बाद में 15 गया। इन दोनों के बीच का गैप, एवरेज में हम वही लेते थे ना फाइनल और इनिशियल के बीच का गैप, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वही हमने यहाँ पे किया है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो आज तक हमने सीखा अभी तक कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपका जेई और नीट में आए हुए हैं, केवल डेटा बदला हुआ है, इसलिए ये सबको मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपसे पूछ रहा है ओमेगा की वैल्यू देके फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जस्ट उसके अपोजिट फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हो थीटा से। जैसे टर्म लिख रहे हो नॉमेनक्लेचर याद आ जाना चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कब बताना है t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड तक आपको बताना है। देखो कुछ नहीं करना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना, आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ओमेगा इक्वल टू 2t प्लस 1 आपको दिया है, और ओमेगा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, यही लिखते थे ना चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम 2t प्लस 1। अब इसको अरेंज करो डी थीटा इक्वल टू
2t प्लस 1 इंटू डी टी। अब देखो इधर t का फंक्शन आ गया और इधर d थीटा का, तो हम इजीली इसका इंटीग्रेशन अगर हम 0 से लेके 2 सेकेंड तक कर देंगे तो पूरा कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ हमको पता चल जाएगा कि नहीं। तो जब d थीटा का करोगे कहाँ से जा रहा है, 0 से लेके थीटा तक, तो यहाँ आएगा थीटा इक्वल टू 2t का क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके 2 तक। यही है ना, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टी स्क्वायर प्लस टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके 2 तक। अब चलो इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 0, तो थीटा इक्वल टू निकल के आया है 6। और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है आपका थीटा रेडियन। ठीक, कितना इजीली हमने इसका देखो आंसर निकाल लिया, कुछ नहीं करना था, बस इंटीग्रेशन समाकलन जिसको हिंदी में बोलते हैं वही करना था, उस सारा आंसर आपके सामने आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सलूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। देखो आज का और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा एकदम बेसिक्स रहने वाला है, पेशेंस के साथ पूरा समझिएगा। इसके बाद जितने भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे बैंकिंग ऑफ रोड हो, चाहे वो मौत का कुआं वाला जो प्रॉब्लम्स आता है, बाइक टर्न दे रही है, वो सब सारे प्रॉब्लम इसी सब पे सॉल्व होंगे, यही बेसिक कॉन्सेप्ट पे। इसलिए मैं इतना टाइम देके इसको डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक अब जितना देखो एंगुलर के रिलेटेड जो भी था, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो सब हमने कवर कर लिया है। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जो आपका एंगुलर और लीनियर में क्या रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक, ए एक फिक्स पॉइंट है, एक्स जो अभी हमने किया था ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ठीक। यहाँ पे एक पार्टिकल है पी, पार्टिकल है पी, अगर कुछ समय बाद ये यहाँ पे चला आता है, इसको नाम दे देते हैं पी डैश, डेल्टा टी टाइम बाद। और यहाँ से जो एंगल बना रहा था, कितना इनिशियल में एंगल बना रहा था, थीटा। इसके बाद पी डैश इनिशियल में यहाँ से कितना एंगल बनाने लगा आपका, यहाँ नाम दे देते हैं डी थीटा। ये समझ में आया कि नहीं, जो हमने ऊपर बनाया था सेम वही बनाया है। अब इसको हमें निकालना है कि इसके लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशंस है, उसी को निकालना। अब देखो अगर ये पार्टिकल मान लेते हैं v स्पीड से, ठीक है, कौन सा कलर दे रहे हैं, रेड कलर, v स्पीड से मान लो ये मूव कर रहा है। अभी दो कंपोनेंट होंगे, अभी हम टेंजेंशियल एक होगा और एक रेडियल होगा। ये सब को हम दोनों आगे यूनिट वेक्टर का टॉपिक लेंगे, वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप समझिए कि एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चलिए अब लीनियर डिस्टेंस, ये मान लेते हैं जो P से P तक गया है, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, इतना छोटा है कि इसको हम निग्लिजिबल कर सकते हैं, एकदम छोटा सा। और जब एकदम छोटा आता है तो क्या लगता है आपका, लिमिट लगती है, तो उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं लीनियर डिस्टेंस पी पी, जो P से P डैश तक गया वो इतना छोटा है कि उसको हम लीनियर मान रहे हैं। लीनियर डिस्टेंस P डैश traveled by the particle, traveled by the particle, पार्टिकल के द्वारा जो पी डैश के बीच की दूरी चली गई है कितना है, उसको आप कैसे लिखोगे, इन कितने टाइम में गया है, इन टाइम डेल्टा टी इच। अब ध्यान से आप देखो, अगर हम इसको देखें तो थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है कि नहीं, आर्क बाई रेडियस होती है ना, आर्क बाई रेडियस। और मान लेते हैं कि जो इसका रेडियस है आर है, एंगल डेल्टा थीटा है, और कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक गया है, पी डैश, यहाँ लेट पी डैश इक्वल टू डेल्टा एस। और पी डैश ही क्या है, आपका आर्क है। देखो यहाँ ध्यान से, यही तो आर्क है, इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, थीटा आपका क्या आएगा, छोटू सा चेंज हो रहा है तो डेल्टा थीटा। तो यहाँ से हम डेल्टा एस इक्वल टू आर
डेल्टा थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लीनियर कितना मूवमेंट किया पीपी डेक्स ने, हमें पता चल गया। डेल्टा एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अब चलिए लिमिट पुट करते हैं। अगर एकदम छोटा सा मूव किया है, लिमिट टाइम कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा एस की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ तक बताओ कुछ भी प्रॉब्लम है, हमने डेल्टा एस की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट किया है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे पुट किया तो ये क्या बचेगा, डी एस बाई डी टी होगा ना, यही होगा ना, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू थीटा, डी एस बाई डी टी इक्वल टू, हम तो यही निकाल रहे हैं। अब आर देखो कांस्टेंट है, लिमिट किस पे लगेगी, वेरिएबल पे लगेगी, और डी थीटा बाई डी टी। यहां समझ में आया कि नहीं कैसे किया हमने, जो एंगुलर वेलोसिटी थी, लीनियर वेलोसिटी अगर हमने एस माना है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी एस बाई डी टी आया, आर कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, वो निकल के आएगा डी थीटा बाई डी टी। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब आपको याद होगा ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या था आया, जो हमने पिछला भी एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस किया था, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी को क्या लिखेंगे, डी एस बाई डी टी हमारा है लीनियर वेलोसिटी भी। चलो अगला स्लाइड ऐड करते हैं, तो उससे हम पूरे इक्वेशन से v इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं। ध्यान से देखो कितना इजीली हमने इसको लिख लिया है। अब यहां से आप ध्यान से देखो, ये जो वेलोसिटी है, ये यहां से यहां तक आपका क्या दिखा रहा है, रेडियस। ये रेडियस के परपेंडिकुलर है कि नहीं वेलोसिटी, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो अगर यहां से हम ओमेगा इक्वल टू लिखें, ओमेगा इक्वल टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय रेडियस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब सर्कल में ना दिया हो और कभी आपसे वेलोसिटी किसी भी एंगल पे दिया हो तो पूछे, यहां लिख देता हूं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर है, रेडियस के, जहां से ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वहां से जहां पे आप देख रहे हो, रेडियस परपेंडिकुलर टू आर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, डिवाइडेड बाय आर है, आर जो इसका रेडियस है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कभी भी कुछ भी पूछे आप इस फार्मूले को लगा के इजीली निकाल लेते सकते हो। यहाँ भी क्या है, भी इज द, देखो ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंगुलर को लीनियर में कन्वर्ट करने का, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे चल के। और यही नहीं, जो आगे के 3 चैप्टर आएंगे, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन, उसमें पूरा ये सब यूज होगा। रोटेशनल मैकेनिक्स के लिए ही ये सब पूरा फाउंडेशन बन रहा है। अब चलो, अब तो हमने ओमेगा निकाल लिया, अब हमको अल्फा चाहिए। मतलब अभी देखो लीनियर वेलोसिटी तो निकाल लिए, लीनियर एक्सेलरेशन कितना लगा हम उसको भी निकाल सकते हैं कि नहीं। तो हमारा यहाँ कलर चेंज कर देते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा आया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट अगेन, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ए टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यही होता है ना, और डी वी की वैल्यू पुट करो, डी बाई डी टी, इधर क्या है आपका आर ओमेगा। यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब आर आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर बचेगा डी ओमेगा बाई डी टी। और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अभी हमने देखा था, यहाँ अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। अगर आपको याद होगा, अभी हमने कुछ समय पहले एंगुलर एक्सेलरेशन जहाँ पे सीखा था, तो यहाँ से ए टी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए टी इक्वल टू निकल के आएगा आर, और डी ओमेगा बाई डी टी को हम क्या लिखेंगे, अल्फा। कभी भी एंगुलर एक्सेलरेशन से लीनियर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करने को बोले तो ए टी इक्वल टू आर अल्फा। देखो टी मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये सब टेंजेंशियल कंपोनेंट ले रहा हूँ, अभी रेडियल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक वही आने वाला है। ए टी इक्वल टू क्या है आपका, डी वी बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड।
देखो, समझ में अगर आपको ना आया हो ना, इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि ये एकदम बेस है। ये और जो आगे आने वाला अगला चैप्टर है, ये सॉरी, ये और अगला लेक्चर, अगर आप इन दोनों को अच्छे से समझ लिए, कैसा भी क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में पूछेगा, आप इजीली कर ले जाओगे। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। देखो यार, जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे, हमको पता नहीं चलेगा कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जो स्टूडेंट मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि अभी जो जेईई मेन का रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, उसमें सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए हुए हैं। अगर आप पहली बार आए हो, आपको यकीन ना हो, तो आप जाइए, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जेईई मेन 2024 के जो क्वेश्चन है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। सारे क्वेश्चन नोट से ही आए हैं, एक भी डेटा इधर से उधर चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ट्रस्ट करके पूरा देखिए, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, फिजिक्स में आपका पूरा का पूरा नंबर आएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हर लेक्चर के बाद ये जो पीडीएफ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उस ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, ताकि हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट हैं जो सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि 2 सीरीज चल रही है। अभी मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए एक और सीरीज चालू किया है, जिसमें जो स्टैंडर्ड बुक है, जैसे एससी वर्मा हुई, आपका डीसी पांडे हुआ, इसके बाद आपका बीएम शर्मा हुआ, वो सब के क्वेश्चन वहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, सबके कॉन्सेप्ट निकाल के। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से इम्पोर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एग्जाम में कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन रिपीट होंगे, और मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ, जो 2024 का पेपर होगा भी, जेई का हो या नीट का हो, जितना चैप्टर मैंने कवर किया है, क्वेश्चन अगर आएंगे उसके रिलेटेड, तो उसके अंदर से ही आएंगे, उसके बाहर नहीं आएंगे। एग्जाम के बाद मैं विथ प्रूफ फिर से आपको दिखा दूंगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए, चैनल को पूरा वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।